कल अपन ने पढ़ा था नेशनल इनकम। पहली बात तो जो मैं नेशनल इनकम का कि नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहली बात कल हमने डिस्कस किया था वो था पहला इनकम मेथड। जो कल हमने डिस्कस किया था वो था इनकम मेथड। और इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाली इनकम थी, जैसे रेंट, वेजेस, लैंड का इनकम रेंट, लेबर की इनकम वेजेस, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स की इनकम प्रॉफिट, और एक था सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम मिक्स। इनकम मेथड के जो भी मेरे कंपोनेंट थे, पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसके अंदर था वेजेस कैश में या फिर काइंड में, वेजेस इन कैश इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जितना भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर के द्वारा, प्लस जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट या फिर जितने भी पेंशन्स मिलेंगी वो सभी इसके अंदर आएगी, पेंशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। दूसरा अपना था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर सबसे पहला रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के राइट्स को यूज करता है, जैसे आज यदि मुझे गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट करना है कि मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक्सट्रैक्शन करना है, खुदाई करनी है, माइंस की खुदाई करनी है, तो वहां पर गवर्नमेंट को मैं रॉयल्टी पेड करता हूँ। तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर था इंटरेस्ट, और तीसरा प्रॉफिट। जो मेरा इनकम मेथड के अंदर इनकम निकालने का फॉर्मूला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट के पार्ट थे, अब ये प्रॉफिट के कुछ और पार्ट थे, प्रॉफिट के पार्ट देखें। जो प्रॉफिट के पार्ट थे, प्रॉफिट मेरा पहला डिविडेंड, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स। ये तीनों कहाँ से आए, कैसे याद रखें? सिंपल सी पहले बात करूंगा, कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है, एक कंपनी जब भी पैसा कमाती है या माल बेचती है, तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? मैं बात कर रहा हूँ एक एंटिटी की, कंपनी की। मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर ने गुड्स बेचा, सेल्स, उसमें से माइनस किए अपने खर्चे। खर्चे कौन कौन से? खर्चे मेरे रेंट वाले, खर्चा मेरा रेंट का, खर्चा मेरा इंटरेस्ट का, रेंट का, इंटरेस्ट का, वेजेस का, जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया वो सारे खर्चे। लेकिन मैंने अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले निकालता हूँ सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स पेड करने से पहले वाला प्रॉफिट कितना है, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब गवर्नमेंट को टैक्स पेड होगा जिसे बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब है जितनी भी कॉरपोरेट एंटिटी है, जितनी भी कंपनीज हैं, जो कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं, वो सभी कंपनीज गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगी एज अ टैक्स। वो कॉरपोरेशन टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो कॉरपोरेशन टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से बांटेंगे डिविडेंड।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से बांटेंगे डिविडेंड, या तो डिविडेंड बोल रहे हैं या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ऐसा पार्ट प्रॉफिट का जो हमने बांट दिया है, क्योंकि कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिले, हमें डिविडेंड मिले। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट होता है उसका एक पर्टिकुलर शेयर शेयर होल्डर को देती है, एक पर्टिकुलर हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, जो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वह पार्ट जो कंपनी ने नहीं बांटा है। डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वह पार्ट जो कंपनी इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। कॉरपोरेशन टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वह पार्ट जो कंपनी गवर्नमेंट को पेड करेगी, कंपनी गवर्नमेंट को पेड करेगी। आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम काउंट कैसे करेंगे। कल ही हम डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत फर्स्ट मेथड में, जो कि है इनकम मेथड, कि जितनी भी इनकम होगी तीन पार्ट में डिवाइड है। नंबर वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब जितनी भी एम्प्लॉइज की इनकम होगी, जितनी भी इनकम होगी एम्प्लॉइज की, in the form of wages and salary in cash, in the form of wages and salary in kind, in the form of employer contribution to social security scheme। बात याद रखेंगे यहाँ पे, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो मेन है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट पेंशन नंबर नेक्स्ट था। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके बाद था ऑपरेटिंग सरप्लस दूसरा पार्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। और मिक्स इनकम क्या थी? मिक्स इनकम थी जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं उनकी कलेक्टिव इनकम को बोलते हैं मिक्स इनकम। मिक्स इनकम की एक बार डेफिनेशन देख लें। दिस इज द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, और वी कैन से दोज पर्सन्स मीन्स हाउसहोल्ड जो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दोज पर्सन्स मीन्स हाउसहोल्ड हु एम्प्लॉयड देयर ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन देयर ओन बिजनेस, खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद के बिजनेस में लगाते हैं, और उनके लिए इतना संभव नहीं है कि वो हर कंपोनेंट, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम अलग अलग कर सकें, इसीलिए इनकी कलेक्टिव इनकम को बोला जाता है मिक्स इनकम। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये पॉसिबल नहीं है कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू को अलग अलग एस्टिमेट किया जाए। नोट देने की बात, एक बात याद रखनी है, जो भी अपनी इस चैप्टर में हम निकालेंगे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का एग्रीगेट है एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है एनडीपीएफसी, ये बात याद रखेंगे। तो इसका मतलब यदि मैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करता हूं, या फिर मैं एग्रीगेट के फॉर्म में बात करूं, यदि मैं एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। मैं एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दूंगा प्लस, तो मेरा नेशनल इनकम निकल के आएगा। फ्रॉम दी अबव एग्रीगेट्स वी विल कैलकुलेट एनडीपीएफसी, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अर्न विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, सॉरी जिसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, एनडीपीएफसी मींस डोमेस्टिक इनकम। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी कैलकुलेट टू दी एनडीपीएफसी।
यदि हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो फिर हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए एनडीपीएफसी में से एनएफआईए प्लस करनी पड़ेगी। यदि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है तो एनडीपीएफसी में से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लें। ये फॉर्मूला है एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, या फिर एनडीपीएफसी का फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड वगैरह, और दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तीन पार्ट, कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। और ऑपरेटिंग इनकम मतलब इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड along with social security contribution by the employer and retirement pension। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और लास्ट में मिक्स इनकम। कुछ हमें प्रिकॉशन ध्यान योग्य बातें, कुछ हमें सावधानियां रखनी पड़ेंगी, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब भी हम यूज करेंगे इनकम मेथड, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशंस डायरेक्ट लिखने के लिए आ सकती हैं कि इनकम मेथड के कोई दो प्रिकॉशंस लिखें। ऐसे देखें, पहली प्रिकॉशन, इनकम जनरेटेड फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर। इनकम जनरेटेड फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जितने भी ट्रांसफर पेमेंट होंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर का दूसरा नाम ट्रांसफर पेमेंट, जितने भी ट्रांसफर पेमेंट होंगे will not be considered because these are not earned by the factor of production। जितने भी ट्रांसफर पेमेंट होंगे कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट नहीं किए गए, अर्न नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन और स्कॉलरशिप। दूसरा नाम याद रखेंगे, दूसरा नाम है ट्रांसफर पेमेंट, दूसरा नाम है ट्रांसफर पेमेंट। आगे चलें जी, पहला प्रिकॉशन है। दूसरा प्रिकॉशन, इनकम अर्नड थ्रू सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। यदि कोई प्रोडक्ट दूसरी बार बिका है तो उसकी सेलेबल वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। एक बाइक पहले शोरूम से एक व्यक्ति ने खरीदी, फिर उस व्यक्ति ने बेच दी, या फिर जितने भी सेकंड हैंड गुड्स होंगे वो वापस मार्केट में बिकते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी नेशनल इनकम निकालते समय में, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वो डबल काउंटिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। वो गुड पहली बार ही बिक चुका है तो पहले बार में जितना प्रॉफिट हुआ वो हम कंसीडर कर चुके हैं, अब दूसरी बार भी करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग मतलब एक इनकम को दो बार काउंट कर लेना। दूसरा प्रिकॉशन, तीसरा वाला, इनकम अर्नड थ्रू कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। यदि हमने कमीशन कमाया है या कमीशन पेड किया है किसी एजेंट को, ब्रोकर को, उस सेकंड हैंड गुड्स के खरीदने या फिर बेचने पर, तो वो शामिल होगी, क्योंकि ब्रोकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ब्रोकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, जैसे गाड़ी है, कार है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज सेकंड हैंड कार्स में डील करती हैं, सेकंड हैंड गाड़ी बेचती हैं वो, तो उनका केवल कमीशन है, वही इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। उस गाड़ी की सेलेबल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, या उस गाड़ी पे कमाया हुआ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकम अर्नड थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर है शेयर और डिवेंचर से, शेयर या फिर डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स।
शेयर, डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स, कि जितनी भी सिक्योरिटीज से हमने इनकम कमाई है वो भी बात करी है सेकेंडरी मार्केट में, वो भी सेकेंडरी मार्केट में। दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब भी कोई शेयर परचेज करना होता है, जब भी कोई शेयर परचेज करना होता है, यदि कंपनी पहली बार जारी कर रही है, प्राइमरी मार्केट होगा, उसके बाद वो शेयर एक बायर दूसरे बायर को बेचता हुआ रहेगा। आज किसी कंपनी ने पहली बार शेयर लिस्ट किया है, पहली बार शेयर लॉन्च किया मार्केट के अंदर, इसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यदि पहली बार कंपनी शेयर बेचती है तो केवल वन टाइम इंक्लूड किया जाएगा उसे नेशनल इनकम के अंदर, अदरवाइज फिर वो सिक्योरिटी वापस बार बार मार्केट में बिकती रहेगी, वो इंक्लूड नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट, जो भी ब्रोकरेज सेल एंड परचेज पर दी जाएगी सिक्योरिटीज के खरीदने या फिर बेचने पर, जो भी ब्रोकरेज दी जाएगी सिक्योरिटी के खरीदने या बेचने पर, वो इंक्लूड की जाएगी नेशनल इनकम में, क्योंकि इसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। जितनी भी इनकम इलीगल एक्टिविटी से वो कंसीडर नहीं की जाएगी, इलीगल एक्टिविटीज की इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि यदि इलीगल एक्टिविटी के करने लगे तो ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, ब्लैक मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, और जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, ब्लैक मनी का कभी भी अनुमान लगाना मुश्किल है, इसीलिए इलीगल एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जितने भी विंडफॉल गेम्स होंगे जैसे लॉटरीज, वो कंसीडर नहीं की जाएंगी नेशनल इनकम निकालते समय में, क्योंकि ये कोई भी फैक्टर इनकम नहीं है, इसके लिए कोई भी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंगेज नहीं किया है, ये एक विंडफॉल गेम से हवा चली और इनकम हो गई। और देखें आगे, नेक्स्ट, imputed rent of self owned houses will be considered as a factor income। जितने भी imputed रेंट मतलब माना हुआ किराया, मैंने खुद के बिजनेस में अपनी प्रॉपर्टी लगा दी है, खुद के बिजनेस में मुझे एक फैक्ट्री डालनी थी, तो मैंने खुद की फैक्ट्री, खुद की जमीन उस फैक्ट्री में एंगेज कर दी, तो इसका मतलब मैंने खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर की जाएगी नेशनल इनकम निकालते समय में। ये अपने हैं प्रीकॉशन। अब बात करें क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कह रहा है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब हमें निकालना है एनडीपीएफसी, हमें निकालना है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का नाम होता है एनडीपीएफसी। हमें निकालना है पहला एनडीपीएफसी, फिर निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जीडीपीएफसी, फिर निकालना है नेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, और लास्ट में निकालना है एनएनपीएमपी फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। इंफॉर्मेशन गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड लास्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले इसमें मेथड है अपना इनकम, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। इनकम मेथड से एग्रीगेट काउंट होता है एनडीपीएफसी, फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 और मिक्स इनकम अपनी गिवन है। हाँ, कोई एक एलिमेंट मिसिंग है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, मिक्स इनकम 28,000। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में वेजेस एंड सैलरी इन कैश अलग दे रखी हो, इन काइंड अलग दे रखी हो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अलग दे रखा हो। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए अपने सिंपल लिया है। तो 28, 24, 52,000 और 10, 62,000। मेरा एनडीपीएफसी आ गया 62,000। मेरा ए जो सॉल्यूशन था वो आ चुका है,
ए वाले का आंसर आया है 62,000। अब बी वाले ने पूछ रहा है हमें निकालना है जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी को जीडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए केवल ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। एनडीपीएफसी 62,000 ऐड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन में गिवन है 1700, तो ये आ गया 63,700। बी वाला भी हो गया। सी वाला निकालना है नेट नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, अब या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट कर लो एनएनपीएफसी में, डेप्रीसिएशन माइनस करके, और जितनी भी इनकम बाहर से आई है और इंडिया से गई है उनका नेट ऑफ करके, या फिर एनडीपीएफसी से ही निकाल लो एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। एनडीपीएफसी हमने निकाल लिया पहले ही 62,000 ऐड एनएफआईए। एनएफआईए हमने दे रखा है माइनस के 300, एनएफआईए दे रखा है माइनस के 300, तो ये आ गया 61,700। ये आ गया 61,700। लास्ट, अब मुझे निकालना है एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी, तो एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएमपी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड सब्सिडी माइनस। एनएनपीएफसी मेरा आया था 61,700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स 9,000 माइनस सब्सिडी 1,800, 7,200 ऐड करेंगे तो ये आ गया 68,900।